इस बार बकरीद में कुर्बानी को लेकर विवाद जोर पकड़ रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि मजहब के नाम पर बेजुबानों की हत्या नाजायज है। बीजेपी विधायक प्रशासन को पत्र लिख रहे हैं कि इको फ्रेंडली कुर्बानी दी जाए तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय कुर्बानी में के बगैर बकरीद मनाने के पक्ष में नहीं। बकरीद पर कुर्बानी हिंदू मुस्लिम समुदाय में ठनी। इस तरह मुस्लिम भाइयों ने पिछले वर्ष इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए वहां केक का बकरा बनाकर काटा था, सांकेतिक रूप से अपना त्योहार को मनाएं। नंद किशोर जैसे विधायक अनगिनत आए और चले गए, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। बकरीद पर बकरा वर्सेस केक, भाईजान भड़के। कोई किसी प्रकार का कटान नहीं होना चाहिए, हर हाल में ऑर्डिनेंस का पालन कराया जाए। एक साथ सदियों से चलती आई है, चलती रहेगी। कोई किसी की ताकत नहीं है जो इस परंपरा को रोक सके। 7 जून से पहले बकरीद पर कुर्बानी को लेकर घमासान तेज हो गया। बकरे की कुर्बानी को लेकर एक नई बहस छिड़ गई और उसमें ताजा नाम है गाजियाबाद की लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर का, जो बकरे की जगह केक वाले बकरे की कुर्बानी देने की अपील कर रहे हैं। नंद किशोर गुर्जर ने प्रशासन को पत्र लिखकर इको फ्रेंडली कुर्बानी देने की मांग की। उन्होंने लिखा कि मुसलमान इको फ्रेंडली बकरीद मनाएं, बकरीद पर बकरे का केक काटे। कई बार माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती है, लिहाजा पुलिस को हर हाल में कानून का पालन करना चाहिए और बकरे के कटान पर सख्त कार्रवाई की जाए। कोई किसी प्रकार का कटान नहीं होना चाहिए, हर हाल में ऑर्डिनेंस का पालन कराया जाए। हालांकि नंद किशोर गुर्जर के इको फ्रेंडली बकरीद वाले फॉर्मूले को गाजियाबाद के भाईजान ने नकार दिया है। ऐलान कर दिया है कि कोई भी ताकत इस परंपरा को रोक नहीं सकती। नंद किशोर गुर्जर जी कोई धर्मात्मा नहीं है जिनका कोई आदेश मानेगा या उन्हें प्रवचन देने का इतने शौक है तो किसी मंदिर के पुजारी बन जाएं, विधायक जी से इस्तीफा दे दें, क्योंकि धर्म के इतने ठेकेदार ना बने। इस्लाम धर्म में बड़े बड़े महात्मा और धर्म गुरु पैदा हुए हैं और वो उनके बताए हुए रास्ते पे ही इस्लाम चलेगा। और हमारे तो ये हर साल आती है और कोई नई चीज नहीं, ये सिर्फ वोटों की राजनीति है इनकी और कुछ नहीं। लखनऊ में भी नंद किशोर गुर्जर का इको फ्रेंडली बकरा भाईजान को रास नहीं आ रहा। भाईजान कह रहे हैं कि किसी भी धर्म के मामले में किसी दूसरे धर्म के लोगों को कुछ कहने की जरूरत ही क्यों आन पड़ी। ये है धार्मिक चीज है, इसमें जो है हम किसी को कुछ करना ही नहीं चाहिए। हर आदमी का अपना एक धर्म होता है ना, तो इसलिए इसमें कोई बात ही नहीं करना चाहिए। ये तो एक धार्मिक चीज है यार, इसमें किसी चीज को कोई बदलाव करे तो ये तो गलत है ना, नहीं करना चाहिए। ये ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है इसके, क्योंकि ये पुराना सदियों से चला आ रहा है, तो इसमें फेरबदल करने की ज़रूरत क्या है। जो जानवर हमारे हुकूमत में, हमारे मुल्क में नियम कानून के हिसाब से अलाउ है, उन जानवरों की होगी और जानवरों ही की होती है। हमारे यहाँ जो भी हमारा धर्म है, जो भी दीन है, वो ओरिजिनल और साफ़ सुथरा है। ये अलग बात है जो हमारी कुर्बानी हो वो हमारी कहीं पर्दे में हो और बंदेज की जगह हो और हमारी कुर्बानी हो रही हो, ऐसे मौके पर हमारे किसी भाई को किसी प्रकार की कोई कराहियत ना हो। यूपी में भाईजान परंपरा के नाम पर कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है, तो वहीं कुर्बानी को लेकर राजधानी दिल्ली के भाईजान क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। अल्लाह ने इसीलिए इसको पैदा किया है कि ये इस्तेमाल में आए, लेकिन जायज़ नाजायज़ ना हो। ये हमारा जायज़ है जो हमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत बनाया है, वो अच्छा ही बनाया है। दुनिया की कोई चीज़ इधर हो जाए, ये चीज़ इधर नहीं हो सकती। उनका कहना है, वो अपने हिसाब से कह रहा है, हम थोड़ी मानेंगे उनके कहने से। कल को कहेंगे कि बकरे ने काटो, आप कुछ और काटो, तो वो काटने लगेंगे हम। बहुमत की बात है ये, तो बहुमत जिसकी देख रहे हैं वो बहुमत जिसके पास है उसकी बोल रहे हैं वो हैं। अगर पॉपुलेशन यहाँ मुसलमानों की ज़्यादा होती, जाहिर सी बात है, फिर कहता काटो है, फिर ये गुंडागर्दी कर रही है। हाँ, फिर जो दूसरी साइड है उसको चुप करा। गुंडागर्दी कर रही है गवर्नमेंट, कब तक चलेगी? एक दिन जाएंगे और बुरी तरह जाएंगे, आवाम बगावत करेगा। इस पूरे विवाद के पीछे हिंदू पक्ष की दलील है कि जब होली और दीपावली इको फ्रेंडली हो सकती है तो बकरीद क्यों नहीं। मगर बकरे की कुर्बानी को लेकर हिंदू पक्ष की यह दलील मुस्लिम पक्ष को हजम नहीं हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर मचे घमासान को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट पर है। लिहाजा योगी फोर्स अभी से पूरी तैयारी में है और शहर शहर
मार्च निकाला जा रहा है, संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। शांतिपूर्वक बकरीद मनाने के लिए तैयारी की जा रही है कि पीस कमेटी के साथ बैठकें की जा रही हैं। सभी को समझाया जा रहा है सरकारी आदेश क्या है, प्रतिबंधित पशुओं पर और उनके कटने पर निगरानी रखी जाएगी। जो भी नियम तोड़ेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा कुछ जगह चिन्हित की गई हैं जहां ड्रोन से सर्विलांस किया जाए, कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा। और बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर पत्र भी लिख चुके हैं। इसके मुखालफत में मुस्लिम समुदाय जो रिएक्शन दे रहा है उस पर भी नजर रखी जा रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बकरीद पर कुर्बानी क्यों, पशु क्रूरता जिसे कहा जा रहा है वो क्यों की जा रही है? क्या इको फ्रेंडली बकरीद मनाना संभव हो सकता है या नहीं हो सकता? ये वो सवाल हैं जो आज की तारीख में देश के मुस्लिम धर्म गुरुओं से और देश के आम मुसलमान से पूछा जा रहा है। हिंदू संगठन कुर्बानी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, तो हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के इलाके में जाकर के कुर्बानी का मामला उठाने का दावा करने वाले टी राजा सिंह की जान को खतरा हो गया। हैदराबाद पार्लियामेंट क्षेत्र में जहाँ का सांसद असदुद्दीन ओवैसी है और उसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधायक है। किस तरह से बकरीद के दिन काटने के लिए खुलेआम रोड पर बेचा जा रहा है उसका मैं लाइव आपको वीडियो बताऊंगा। टी राजा सिंह हैदराबाद के गोशा महल विधानसभा सीट से विधायक, लेकिन बकरीद से पहले एक मिशन में जुटे हैं। ओवैसी ब्रदर्स के इलाके में घूम रहे हैं, एक एक मोहल्ले में जाकर बकरीद से पहले रियलिटी चेक कर रहे हैं। नंदी भगवान जिसको हम भगवान कहते हैं और ये लोग बैल कहते हैं, किस तरह से बकरीद के दिन काटने के लिए खुलेआम रोड पर बेचा जा रहा है। इन तस्वीरों को कैमरे में कैद करने के लिए टी राजा सिंह खुद बुलेट लेकर ओवैसी ब्रदर्स के इलाके में निकल गए। उनकी बुलेट सड़क पर दौड़ती रही और बैलों की तस्वीरें कैप्चर होती रही। टी राजा अलग अलग दुकानों और जगहों पर घूमकर दिखा भी रहे हैं कि कैसे खुलेआम सड़कों पर बैल और गाय बंधी हुई है। उनके दावे के मुताबिक बकरीद के दिन काटने के लिए इनकी यहाँ मंडी लगी है। बकरीद से पहले टी राजा कुर्बानी को लेकर सवाल तो उठा ही रहे हैं, साथ ही उन इलाकों में जाकर सबूत भी जुटा रहे हैं। 31 मई को टी राजा बाइक से ही तालाबकट्टा, भवानी नगर, इंजन बोली, बाबा नगर, बहादुरपुरा, संतोष नगर, याकुतपुरा, गोलकुंडा और जिरा जैसे इलाकों का दौरा करने पहुंचे। कुर्बानी पर उठाए सवाल, मुश्किल में राजा की जान। अब हैदराबाद पुलिस टी राजा कुर्बानी गैंग को एक्सपोज करने वाले वीडियो पर सवाल उठा रही है। पुलिस का कहना है कि टी राजा ने खुद की जान तो संकट में डाली ही, कानून व्यवस्था को भी दांव पर लगाया। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जिन इलाकों में हिंदू विधायक ने दौरा किया वो बेहद संवेदनशील हैं और बावजूद इसके टी राजा बाइक से इन इलाकों में गए। अब हैदराबाद पुलिस ने टी राजा सिंह को नोटिस जारी कर दिया है। हैदराबाद पुलिस ने विधायक टी राजा को बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल करने को कहा है, साथ ही अपने साथ सुरक्षा कर्मियों को भी रखने के निर्देश जारी किए। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक उन्हें बार बार धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं और वो संवेदनशील इलाकों में बिना सुरक्षा के घूम रहे हैं। ये उनके जीवन और कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों पर हुए योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन, जिसे लेकर मौलाना मदनी भड़के हैं। बकरीद से ठीक पहले जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि मदरसे मुसलमानों की लाइफ लाइन है, जिसे योगी सरकार जानबूझकर काटना चाह रही है। सवाल ये कि आखिर अवैध मदरसों के लिए इतनी बेचैनी क्यों है? अवैध मदरसों पर एक्शन तो मौलाना को हुई टेंशन। क्यों मदरसों के पीछे पड़े हुए हैं? हमारा ताल्लुक कोई सियासत से नहीं है। योगी सरकार की कार्रवाई मुस्लिमों की लाइफलाइन पर आई।
यूपी के नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में अवैध मदरसों पर एक्शन की ये तस्वीरें पिछले महीने की हैं, जब योगी फोर्स ने जबरदस्त कार्रवाई करते हुए सैकड़ों मदरसों, मस्जिदों और मजारों को जमींदोज कर दिया था। सीएम योगी के आदेश पर नेपाल से सटे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और पीलीभीत में अवैध कब्जे और बिना मान्यता के चल रहे इन धार्मिक संस्थानों पर बुलडोजर चला दिया था। इनमें 225 मदरसे, 30 मस्जिद, 25 मजार और 6 ईदगाह शामिल हैं। करीब 15 दिन पहले पीले पंजे की इस मार का दर्द मौलाना मदनी को अब महसूस हो रहा है। यूपी के आजमगढ़ में आयोजित मदरसा सुरक्षा सम्मेलन में जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि सरकारें मदरसों को निशाना बना रही हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि असम से शुरू हुई ये कार्रवाई अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा तक फैल चुकी है। जिस गवर्नमेंट ने हाथ डाला था वो आसाम है, वहां बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां जाकर जलसा किया जाए। उसके बाद उत्तराखंड की सरकार ने मदारिस के ऊपर हाथ डाला, फिर उसके बाद मशरिकी यूपी ने हाथ डाला। अवैध मदरसों पर हो रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने आवाज बुलंद करते हुए सवाल उठाया कि जिन मदरसों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, उन्हें आज शक की नजर से क्यों देखा जा रहा है। जिन मदरसों को और मस्जिदों को तुम बुलडोजर चलाकर बर्बाद कर रहे हो, यही मुल्क की आजादी और गुलामी से निकालने की बुनियादें थी। लोग नहीं जानते। मैं ये कहता हूं कि किस बुनियाद के ऊपर तुम इनकी मुखालफत करते हो। आज जिन मदरसों के अंदर ताले लगाए जा रहे हैं, यही मदरसे थे। सबसे पहला मदरसा दिल्ली का मदरसा था, जिसने गुलामी के खिलाफ आवाज निकाली। इतना ही नहीं, मौलाना मदनी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा कि मदरसों को बंद करना मुसलमानों पर हमला है। मदरसे मुसलमानों की जीवन रेखा है, हमारी जीवन रेखा काटने की साजिश हो रही है। मदरसों की सुरक्षा दीन की सुरक्षा है। मौलाना अरशद मदनी ने मदरसों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, तो उन्होंने मुसलमानों को और मदरसे बनाने की नसीहत भी दे डाली। मगर सवाल ये उठता है कि यूपी हो या उत्तराखंड, अगर पीले पंजे की मार अवैध मदरसों पर पड़ रही है तो मौलाना मदनी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आखिर इन अवैध मदरसों, मस्जिदों और मजारों से मदनी साहब का क्या कनेक्शन है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात मथुरा की करते हैं, जहां बनने जा रहा है बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और न्यास ट्रस्ट को लेकर एक विवाद हो चुका है, क्योंकि गोस्वामी समाज के खिलाफ खुलकर सामने आ चुका है और चेतावनी है कि वो ठाकुर बांके बिहारी को लेकर परिवार सहित पलायन कर जाए। हालांकि इस विवाद को लेकर के आज अहम बैठक हुई, इसमें मथुरा के डीएम शामिल हुए और वृंदावन व्यापार मंडल से जुड़े लोग भी रहे। मकसद सिर्फ एक, ताकि समस्या का हल निकले। लेकिन उसके पहले हंगामा क्या हुआ, ये ग्राउंड रिपोर्ट आज आपको देखनी चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ठाकुर जी की सेवा पूजा पद्धति में कोई अगर दिक्कत आती है तो हम अपने ठाकुर जी को अपने साथ ले जाएंगे, हम अपना मंदिर दे जाएंगे। ठाकुर जी किसी के बाप के थोड़ी हैं, ठाकुर जी सबके हैं। जब ये घर मकान ही नहीं रहेंगे, ये चौक चौबारे नहीं रहेंगे, ये गलियां नहीं रहेंगी, तो वृंदावन कैसा? वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनाने की तैयारी शुरू क्या हुई, इससे लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ। एक तरफ सरकार की कोशिश है कि भक्त बिना किसी परेशानी के बांके बिहारी के दर्शन कर पाए, इसके लिए कॉरिडोर बनाया जाना है। लेकिन दूसरी तरफ गोस्वामी समाज है जो कि बांके बिहारी के सेवारत है, वो इसके विरोध में खड़े हैं। चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो बिहारी जी को ही वृंदावन से लेकर पलायन कर जाएंगे।
हमने यही कहा है कि अगर हमारे मंदिर हमारे कह दिया कि हम पलायन कर जाएंगे। हाँ, हमने यही कहा, हमारे ठाकुर जी हमारे हृदय में रहते हैं। अगर ठाकुर जी की सेवा पूजा पद्धति में कोई अगर दिक्कत आती है तो हम अपने ठाकुर जी को अपने साथ ले जाएंगे, हम अपना मंदिर दे जाएंगे, यहाँ पे अपने घर दे जाएंगे, यहाँ की संपत्ति, यहाँ का पैसा सब यहीं छोड़ जाएंगे। गोस्वामी समाज का बड़ा विरोध उस न्यास ट्रस्ट के भी खिलाफ है जिसकी देखरेख में यह कॉरिडोर बनाया जाना है। गोस्वामी समाज के मुताबिक वो स्वामी हरिदास जी के वंशज हैं और मंदिर उनकी निजी संपत्ति है और सरकार यह आदेश और ट्रस्ट का निर्माण कर उनका हक छीन रही है। साथ ही कॉरिडोर बनने से वृंदावन की कुंज गलियों की पहचान भी छीन जाएगी। बिहारी जी महाराज हमारे प्राण हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप यहाँ रहोगे मैं आपके प्राणों को ले लूंगा तो आप क्या करोगे? भागोगे, छोड़ के नहीं भागोगे। और ये कुंज गलियां जिसको हम ये मान के चलते हैं कि ठाकुर जी यहाँ से जब जाते हैं रास के लिए निधिवन, तो वो उन कुंज गलियों में से होके आते हैं। इन्हीं कुंज गलियों में ठाकुर जी ने पिचकारियां चलाई हैं, इन्हीं कुंज गलियों में ठाकुर जी ने जो है अपनी बाल लीलाएं करी। यहाँ पे क्या 350 दुकान, 350 मकानों का जिम्मेदार कौन होगा? कॉरिडोर बनने से और अध्यादेश आने से सबसे बड़ा नुकसान इस बात को लेकर है कि मंदिर के जो सेवायत पुजारी हैं, जिनका जन्मसिद्ध अधिकार है बांके बिहारी जी महाराज की सेवा पूजा करना, वो उनसे छीन लिया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर अब गोस्वामी समाज अड़ा हुआ है, काली पट्टी लगाकर विरोध कर रहा है। गोस्वामी समाज की मांगे क्या हैं, ये भी आपको बताते हैं। उनके मुताबिक ट्रस्ट के गठन का अध्यादेश रद्द होना चाहिए क्योंकि मंदिर उनकी निजी संपत्ति है। इसके अलावा ये भी मांग है कि मंदिर के कोष के धन से कॉरिडोर न बने, जितने मकान टूटे वो कॉरिडोर में समाहित हों, दुकानें कॉरिडोर में शामिल हो जाएं और आसपास के मंदिरों का क्या होगा ये सरकार बताए। जहां एक तरफ गोस्वामी समाज विरोध में है तो दूसरी तरफ वृंदावन में आने वाले भक्त और कई लोग इस कॉरिडोर का समर्थन भी कर रहे हैं। ठाकुर जी किसी के बाप के थोड़ी हैं, ठाकुर जी सबके हैं। ये तो बिहारी जी तो सब गोसाई समाज कह रहा है ठाकुर जी की सेवा हम करते हैं। ठाकुर जी आपके भी और मेरे भी और इन सबके जितने भी हैं। जन्माष्टमी पर, अक्षय तृतीया पर कितने लोग, कितनी लेडीज, बच्चे, बुजुर्ग यहाँ बेहोश होते हैं, नालियों में गिरते हैं, बेहोश होते हैं, गाड़ियाँ देकर जाते हैं कि हम दर्शन करने कभी नहीं आएंगे। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारी नगरी में आके कोई वृंदावन को गाली दे। इस पूरे विवाद को लेकर प्रशासन की तरफ से लगातार बातचीत के जरिए इसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है। कल भी डीएम ने गोस्वामी समाज के कई लोगों से मुलाकात की थी, लेकिन वो मुलाकात असफल रही। डीएम ने लोगों को आश्वासन दिया कि उनके सारे मुद्दों का बातचीत से ही हल निकाला जाएगा। एक ऑर्डिनेंस आया ट्रस्ट को लेकर के, उस पे सेवायत ज़्यादा नाराज हैं। हम लोग लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं और उनका क्लैरिफिकेशन के लिए भी है। इस पूरे मामले को लेकर 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाने को लेकर आदेश जारी कर दिया था, जिसके बाद से ही ये विरोध और तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बात माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सीट से विधायक अब्बास अंसारी की, जिसे हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई। और सजा सुनाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर उसके समर्थन में आकर खड़े हो। अब्बास अंसारी राजभर की सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से विधायक है, लिहाजा उनका समर्थन करते हुए राजभर ने ऐलान किया कि मऊ सीट से उनकी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। माफिया मुख्तार के बेटे को राजभर का सपोर्ट। मऊ सीट पर यूपी में टूटेगा गठबंधन। हेट स्पीच मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद अब उनकी विधायकी भी जाने वाली, जिसकी वजह से मऊ सीट पर उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई। लेकिन मऊ सीट पर अब किसका कब्जा होगा, इसे लेकर यूपी में सियासत गर्म हो चुकी है। यहां से माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से विधायक हैं, जिन्हें सजा होने के बाद पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पूरी तरह से उनके समर्थन में है। ओम प्रकाश राजभर ने इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें साफ ऐलान किया कि वो विधायक अब्बास अंसारी के साथ हैं और उपचुनाव होने पर उनकी ही पार्टी मऊ से चुनाव लड़ेगी। देखिए, वो सीट हमारी है, हमारे सिंबल से वो चुनाव लड़ा था। सीट खाली हुई है, नियम संगत भारतीय समाज पार्टी की सीट है और भारतीय समाज पार्टी लड़ेगी। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर मऊ सीट पर चुनाव लड़ने की मांग पर अड़े तो उनके एनडीए में शामिल होने पर सवाल उठे, लेकिन बावजूद इसके वो अपने फैसले से पलटने को तैयार नहीं।
चुनाव आयोग जो फैसला लेगा उस फैसले के साथ, कोर्ट जो कहेगा। आप क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे, पार्टी चुनाव लड़ेगी। फिर हाईकोर्ट भी जाएंगे? अब हाईकोर्ट से राहत मिलेगी नहीं मिलेगी तो बात की बात है। नहीं, आपकी पार्टी जाएगी हाईकोर्ट इसके लिए? अब वो जाएंगे तो पार्टी न है, पार्टी के विधायक है ना। अब्बास अंसारी का साथ देने और मऊ सीट पर राजभर की पार्टी के चुनाव लड़ने को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। हालांकि बीजेपी ने साफ किया कि अंतिम फैसला हाईकमान का होगा। हाईकमान तय करेगा क्या होगा, एनडीए घटक दलों के साथ बातें होंगी और चुनाव में क्या रणनीति रहेगी, कौन उतरेगा, किसका प्रत्याशी उतरेगा, ये तय हो जाएगा। इसके बारे में अभी से कहना जल्दबाजी होगी, परंतु ये कहना तय है कि भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को पास ही ये सीट रहेगी। मऊ पर भाजपा और एनडीए का कब्जा बना है। मऊ की रिक्त हुई सीट पर एनडीए चुनाव लड़ेगा और प्रचंड बहुमत से जीतेगा। कौन चुनाव लड़ेगा ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या ओम प्रकाश राजभर मऊ सीट के लिए बगावत करके एनडीए से अलग होंगे या ये बीजेपी पर दबाव बनाने की उनकी सियासी रणनीति है। लखनऊ से जी मीडिया के लिए तुषार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बाद उन तस्वीरों की जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में है। यूक्रेन ने कल रूस पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया, वो भी रूस के 4700 किलोमीटर अंदर। यूक्रेन ने बेहद टॉप सीक्रेट मिशन के तहत रूस के 5 एयरबेस पर खड़े 41 बॉम्बर प्लेन उड़ा दिए, वो भी छोटे से FPV ड्रोन से। यूक्रेन इस ऑपरेशन को स्पाइडर वेब का नाम दिया, यानी मकड़जाल। और ज़ेलेंस्की का यह ऑपरेशन रूस के लिए महाकाल साबित हुआ। इसमें पुतिन बुरी तरह से फंस भी गए। अगला एक्शन क्या हो रहा है इस रिपोर्ट में। यूक्रेन का मकड़जाल रूस के लिए बना काल। ज़ेलेंस्की का ऑपरेशन स्पाइडर वेब, पुतिन बौखलाए। यूक्रेन के 117 ड्रोन, 18 महीने का प्लान और रूस के 41 बड़े बॉम्बर प्लेन तबाह। यह रूस के इतिहास का सबसे बड़ा हमला है, जिसे यूक्रेन की एयरफोर्स ने बेहद खामोशी से अंजाम दिया। मगर इसकी गूंज पुतिन के कान से लेकर रूस की गली गली में सुनाई दे रही है, क्योंकि यह ऐसा अटैक है जिसकी व्लादिमीर पुतिन ने कल्पना भी नहीं की होगी। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का मकड़जाल कैसे पुतिन के लिए काल साबित हुआ, इसकी बानगी इन तस्वीरों में देखिए। रूस के सबसे बड़े एयरबेस के पास ट्रक खड़े हैं। अचानक उसमें से ड्रोन उड़ते हैं और एक एक कर रूस की शान कहे जाने वाले बॉम्बर प्लेन्स को आग के गोले में तब्दील कर देते हैं। बच जाता है तो बस काले धुएं का गुबार। यूक्रेन का यह हमला एक दो नहीं बल्कि रूस के 5 बड़े एयरबेस पर अंजाम दिया गया, जहां मौजूद 41 बॉम्बर प्लेन पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो गए। पुतिन की पराक्रमी सेना बस तमाशा देखती रह गई। पुतिन को सबसे बड़ा झटका देने वाले इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन स्पाइडर वेब। एक ऐसा जाल जिसमें रूस पूरी तरह से फंस कर रह गया। न पुतिन का खुफिया तंत्र काम कर पाया, न हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम। रूस को कानो कान खबर लगे बिना ही यूक्रेन ने सबसे बड़ा हमला कर डाला। ऑपरेशन स्पाइडर वेब में 117 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। खास बात यह है कि इस ऑपरेशन के लिए रूस के अंदर से ही यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटर्स ने 5 एयरबेस पर हमला कर दिया। ज़ेलेंस्की के मुताबिक इस ऑपरेशन की 1.5 साल से प्लानिंग की जा रही थी और इसका दफ्तर भी रूस के सिक्योरिटी सेंटर के बेहद करीब बना था। ऑपरेशन स्पाइडर वेब की सफलता के बाद वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की खुद मीडिया के सामने आए और सारी जानकारी साझा की। ऑपरेशन स्पाइडर वेब की सक्सेस के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर ज़ेलेंस्की एंड टीम ने रूस के खुफिया तंत्र और डिफेंस सिस्टम को धोखा देते हुए इतना बड़ा खेल किया कैसे। इसके पीछे की पूरी प्लानिंग समझिए। दरअसल हमला करने वाले ड्रोन्स को पहले रूस में चोरी छिपे भेजा गया। ये ड्रोन ट्रकों की छतों के नीचे छिपाए गए थे, जिन्हें दूर से कंट्रोल किया जा सकता था। जब हमला शुरू हुआ तो ट्रकों की छतें खुल गई और कामिकेज ड्रोन सीधे रूसी बमवर्षक विमानों की तरफ भेजे गए।
इन ड्रोन्स के ऑपरेटर भी वहीं आसपास मौजूद थे और सीधा टारगेट पर जाकर रूसी प्लेन्स पर उन्होंने हमला कर दिया। इस पूरी प्लानिंग को हकीकत में बदलती तस्वीरें ड्रोन कैमरे में भी कैद हुई। देखिए कैसे ये ड्रोन रूस के बॉम्बर प्लेन के पास जाता है और फिर उसे पूरी तरह से तबाह कर देता है। देखिए, जिस तरीके से बड़ी तादाद में यूक्रेन ने रशिया के ऊपर ड्रोन से हमला किया है, रशिया को पूरी तरीके से सरप्राइज कर दिया। रशिया इसके लिए तैयार नहीं था और मेरा मानना है कि जब से युद्ध चल रहा है, यूक्रेन का एक वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव एक्शन ये माना जा सकता है, क्योंकि इसमें देखिए उसने रशिया के बहुत सारे एयरक्राफ्ट को नेस्तनाबूद कर दिया, इनऑपरेशनल कर दिया है। यूक्रेन ने जिन 5 एयरबेस को निशाना बनाया वो बेलाया, ओलेन्या, डायगिलेवो, इनावियो, इवानिवो और अमूर एयरबेस हैं, जिनमें एक की दूरी तो यूक्रेन से 4700 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। यानी यूक्रेन ने रूस के अंदर रहते हुए पुतिन की नाक के नीचे न सिर्फ इस ऑपरेशन की प्लानिंग की, बल्कि उसको बिना किसी गलती के अंजाम तक भी पहुंचाया। पुतिन को यह हमला इसीलिए भी चुभने वाला है क्योंकि जिन ड्रोन्स ने रूस के न्यूक्लियर वेपन तक ले जाने वाले बॉम्बर्स को तबाह किया, उनकी कीमत सिर्फ 45 से 50 हजार रुपये थी, लेकिन उन ड्रोन्स ने रूस के 58,000 करोड़ के बॉम्बर प्लेन्स को तबाह कर डाला। तरीके के एयर स्ट्रिप पे स्ट्राइक किया। और किस तरीके के ड्रोन? ये FPV ड्रोन हैं। ये फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन कहलाते हैं। इनमें देखिए आगे फ्रंट नोज में कैमरा लगा होता है, जिससे कि टारगेट का विजुअलाइजेशन ग्राउंड स्टेशन को बहुत क्लियर तरीके से होता रहता है। और इसके जो एक्सप्लोसिव कंटेंट होते हैं वो हाई डिस्ट्रक्शन के लिए होते हैं और अल्टीमेटली ये ड्रोन उस टारगेट पे जाके फट जाता है। लिहाजा इस तरीके के ड्रोन से बहुत बड़ी क्षति हुई है रशिया को। पूरे मिशन की निगरानी खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कर रहे थे। ऑपरेशन सफल होने के बाद बयान दिया गया कि यूक्रेन ने न सिर्फ रूस के मिलिट्री ऑपरेशंस को टारगेट किया, बल्कि रूस अब तक यूक्रेन के खिलाफ जो कई बड़े हमले कर चुका है, ये उसका जवाब था। इंडस वाटर ट्रीटी के रद्द होने के बाद पाकिस्तान झुलसने लगा। हाल ये कि पाकिस्तान के पंजाब में पानी की किल्लत है और वो भी उस समय जब पाकिस्तान को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत है। चिनाब और सिंधु नदी का पानी रोकने के बाद पाकिस्तान के अंदर हाल ये कि कई बांध ऐसे हैं जिनका पानी आधे से नीचे जा चुका है और ये बड़ी वजह कि पाकिस्तान के कई शहरों में इस वक्त वाटर क्राइसिस है। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। भारत की वाटर स्ट्राइक, पाकिस्तानी अवाम त्राही त्राही। चिनाब का पानी रुका, जिन्ना लैंड में हाहाकार मचा। न खाने को अनाज है, न पीने को पानी। शहर शहर ब्लैकआउट हो रहा है और तो और खजाने में भी कुछ नहीं बचा। ये हाल है पाकिस्तान का, जहां लाखों करोड़ों की आबादी त्राही त्राही कर रही है। मगर अब पाकिस्तान की मुसीबत और बढ़ने वाली है, क्योंकि इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी यानी IRSA ने चिनाब नदी में वाटर फ्लो को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पाकिस्तान के कई डैम सूखने के कगार पर हैं। पाकिस्तान में 43% पानी की कमी हो सकती है। झेलम नदी पर बने मंगला डैम में पानी काफी कम हो गया है। सिंधु नदी पर बने तरबेला बांध का भी जलस्तर घट गया है, जिसका खरीफ फसलों खासकर चावल उत्पादन पर असर पड़ सकता है। दरअसल भारत ने सिंधु जल संधि रद्द कर पाकिस्तान की वो दुखती रग को दबाया है, जिससे उसे सबसे ज्यादा दर्द होने लगा है। पानी नहीं होगा तो फसलों की पैदावार नहीं होगी और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। सिंधु नदी के पानी को लेकर पाकिस्तान में इतना डर क्यों है, ये भी समझिए। भारत के पानी रोकने से पाकिस्तान के खाद्य उत्पादन में गिरावट आएगी। लाखों लोगों के सामने भूखमरी का संकट पैदा हो जाएगा। पाकिस्तान के शहरों में वाटर सप्लाई रुक जाएगी। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से बिजली उत्पादन प्रभावित होगा। पाकिस्तानी शहरों पर ब्लैकआउट का खतरा गहरा जाएगा। शेख हसीना के पिता और बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान का नामो निशान वहां से खत्म कर दिया गया। जो नए नोट छापे गए उनमें से मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटा दी गई। वहां की ऐतिहासिक इमारतें, पटन की तस्वीरें लगा दी गई। मुजीबुर रहमान की तस्वीरें करेंसी से हटने के बाद बांग्लादेश में उनका नाम पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। जो उसके पहले तस्वीरें जो उनके प्रतिमाएं बनी हुई थी उनको पहले तोड़ दिया गया। लेकिन अब बांग्लादेश में मिलिट्री राज की और मजबूत कदम बढ़ चुका है। बांग्लादेश में पिछले साल शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट होने के बाद से वहां अवामी लीग के खिलाफ विरोध लगातार जारी है।
पिछले साल बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा गिरा दी गई और अब वहां की करेंसी से उनकी तस्वीर हटा दी गई, जिसका साफ मतलब है कि बांग्लादेश से बंगबंधु अब पूरी तरह से आउट हो गए हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की कमान जब से मोहम्मद यूनुस के हाथ में आई है, तब से वहां कट्टरता और सियासी रंजिश की नई नई तस्वीरें सामने आई। मगर अब शेख हसीना के पिता और 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश की करेंसी से भी गायब हो गए हैं। साल 1972 में जब बांग्लादेश की करेंसी में बदलाव किया गया था, तब से अब तक बांग्लादेशी नोट में शेख मुजीबुर रहमान ही नजर आते थे। लेकिन पहले कट्टरपंथी और अब आर्मी से डरी यूनुस सरकार ने बंगबंधु का गेम ओवर कर दिया। अब आप इस नई करेंसी को देखिए, जिसे बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक ने जारी किया है। ये 1000, 500, 200, 100, 50, 20 और 10 टका के नोट हैं, जिसमें किसी नेता की तस्वीर नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय शहीद स्मारक, ऐतिहासिक स्थान, हिंदू और बौद्ध मंदिर, प्राकृतिक सुंदरता और बांग्लादेश की परंपरा से जुड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं। बांग्लादेश में जब तक शेख हसीना की सरकार रही, तब तक शेख मुजीबुर रहमान का सम्मान होता रहा। लेकिन तख्ता पलट के बाद सबसे पहले धान मंडी में शेख मुजीबुर रहमान से जुड़े स्मारक को आग लगा दी गई, उनकी प्रतिमा को गिरा दिया गया। इसके बाद बंगबंधु का घर फूंक दिया गया और अब वहां की करेंसी से भी उनकी तस्वीर हटा दी गई। आपको बता दें कि शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक थे। 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। 1975 में तख्ता पलट के दौरान उनका कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद से अवामी लीग की कमान उनकी बेटी शेख हसीना संभाल रही थी। लेकिन 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार का भी तख्ता पलट हो गया और वो किसी तरह वहां से जान बचाकर भारत पहुंचे। मगर फिर भी बांग्लादेश में अवामी लीग के खिलाफ विरोध थमा नहीं। उनकी पार्टी से जुड़े नेताओं, कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की गई। विरोध करने वालों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब एक सवाल है कि क्या हमास में इजराइल के हमले का बदला अमेरिका में यहूदियों से लिया जा रहा है? और इस सवाल उठने के पीछे की वजह है, सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ गजा में इजराइल का बारूदी इंतकाम जारी है, हमास के आतंकी ठिकानों पर एक के बाद एक प्रहार किया जा रहा है। तो अमेरिका में कभी यहूदियों पर हमला किया जा रहा है, तो कभी इजराइल समर्थकों पर पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं। अमेरिका में टेरर अटैक का ये नया इजराइल कनेक्शन क्या है, नया चैप्टर क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। गाजा में भीषण बमबारी, नेतन्याहू का इंतकाम जारी, खान यूनिस पर बारूद बरसाया, हमास का जल्द होगा सफाया। ना हमास हथियार डाल रहा है और ना ही इजराइल रुक रहा है, जिसका नतीजा है कि गाजा की गली गली खंडहर बन चुकी है। लेकिन नेतन्याहू का इंतकाम अभी जारी है और उसका ताजा सबूत है ये वीडियो। तस्वीरें देखिए, चंद सेकंड में गगनचुंबी इमारत मलबे में तब्दील हो गई। इजराइल ने हमास के आतंकी अड्डों को टारगेट कर निशाना बनाया और आसमानी प्रहार से हमास का ठिकाना जमींदोज हो गया। दरअसल इजराइल को गाजा के इस इलाके में हमास के आतंकियों के छिपे होने की खबर लगी थी, जिसके बाद आतंक के इस अड्डे को मिट्टी में मिला दिया गया। ये तस्वीरें भी गाजा के खान यूनिस इलाके की हैं, जहां आईडीएफ ने उस इलाके को निशाना बनाया जहां विस्थापितों ने अपना आशियाना बना रखा था। इजराइल का दावा है कि इसी इलाके में हमास के आतंकी भी छिपे थे और फिर उनकी लोकेशन ट्रेस कर आतंक के ठिकाने को तबाह कर दिया। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ और बारिश कहर बरपा रही है। उसके असम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में 3 दिनों के में बाढ़ और भूस्खलन से कम 34 लोगों की जान जा चुकी है। असम में बारिश का 132 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है, जिसमें एयरफोर्स को शामिल किया गया, असम राइफल्स को शामिल किया गया। मौसम विभाग ने आज यहां भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। घर ढहे, सड़कें बही, पहाड़ दरके, लैंडस्लाइड का कहर, रौद्र रूप में नदियां, आफत में जान। मई जून के महीने में मौसम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की वजह से भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं।
पूर्वोत्तर के राज्यों में मॉनसून ने तबाही मचा दी है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और त्रिपुरा, हर जगह बादलों ने बर्बादी की दास्तान लिख दी है। बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। शहर हो या गांव, एक जैसा तबाही का मंजर दिख रहा है। सैलाब की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंजो के इस वीडियो को देखिए, रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां नदी को पार करने की कोशिश में एक शख्स सैलाब के बीच फंस गया। वो अपनी जान के लिए जद्दोजहद करता दिखाई दिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी भी पल लकड़ी के पुल को उड़ा सकता था। नदी पर बना लकड़ी का पुल हर सेकेंड तेजी से हिल रहा था, मानो किसी तूफानी समंदर की लहरों के बीच एक कागज की नाव फंस गई हो और नीचे बहती उफनती नदी मानो उसे निगल जाने को तैयार बैठी हो। असम के सिलचर हाफलोंग की ये तस्वीरें देखिए, जहां सड़कों पर सैलाब आ गया है और इससे एक ट्रक गुजरने की कोशिश करता है और फिर ट्रक पलट जाता है। Zee News.